नमस्ते। आज पब्लिक टॉक में हम लोग एक ऐसी किताब की बात कर रहे हैं, जो बहुत पब्लिक डोमेन में नहीं है और अगर आप उसको ढूँढिए तो जल्दी से वो मिलती नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ द गिल्टी मैन ऑफ 1962 डी.आर. मानकेकर की। डी.आर. मानकेकर साहब मूल रूप से जर्नलिस्ट प्री इंडिपेंडेंस देश से और फिर इन्होंने डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नौकरी की थी। पर ये जो गिल्टी मैन ऑफ 1962 है, ये मूल रूप से जो 62 की चाइनीज़ वॉर हुई थी और जिसमें हमें हमें एक हार का सामना देखना पड़ा था, उसके कारणों को और उसके क्या हाउ इट लेड टू दैट और इन सब की तरफ हम लोगों को ले चलती है। तो इट इज़ अ वेरी ग्रिपिंग स्टोरी जिसको खास करके जिसको अ, हिंदुस्तान के पोस्ट इंडिपेंडेंस डिफेंस और वॉर में जिसकी थोड़ा-सा रुचि हो। इसका फ़ॉरवर्ड जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने 1968 में लिखा और जब उन्होंने फ़ॉरवर्ड लिखा तो उन्होंने ये लिखा है कि ये कंपल्सरी रीडिंग होनी चाहिए हाई स्कूल और कॉलेज लेवल पे। मैं भी इसको मानता हूँ। हालाँकि ये किताब 1968 में पेंगुइन ने इसको छापा था, लेकिन ये अवेलेबल नहीं है। आप अमेज़न पे चले जाइए, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। मैं इसको 3-4 वर्ष तक ढूँढता रहा, मुझे कहीं से किसी के पास थी, उसने मुझे फ़ोटोकॉपी करके भेज दिया था, लेकिन मैं किताब चाहता था अपने पास। फिर ये एक बहुत पतली-सी किताब है, मतलब पतली-सी इन द सेंस कि इट इज़ अबाउट 184 पेजेज़ कुल। इसकी नॉर्मली कीमत 2 ढाई ₹300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मुझे अमेज़न के थ्रू ही मैंने इसको ऑर्डर किया और ये ₹1900 में किसी शर्मा जी ने शर्मा बुक्स ने भेजी, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो एक उन्होंने इसके ऊपर एक प्रीमियम लिया। खैर, लेकिन बुक की इम्पोर्टेंस थी इसलिए मैंने इसको खरीदा था। इसके प्रीफेस जब लिखते हैं ऑथर, तो वो शुरू करते हैं इस स्टोरी को बिल्ड अप करना और वो बताते हैं कि चाइनीज़ की कितनी मिलिट्री पावर है और किस तरह से प्लान करते हैं, उसके ऊपर भी हम लोगों का ध्यान वो आकर्षित करते हैं। बैटल ऑफ चोंगचोन रिवर थी जिसमें यूएस की जो 8th आर्मी थी उसको पीपल्स आर्मी ऑफ चाइना ने कैसे उसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी बोलते हैं उन लोग बेसिकली, कैसे उसको उन्होंने दाँत खट्टे किए थे, उनको हराया था। और जिसमें उन्होंने बताया कि मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो यूएस की फोर्सेस थी, उनको चीन के किसानों और अनपढ़ों की आर्मी ने हरा दिया था और उसका जो एक पहला और मूल कारण था कि दे वर वर्किंग ऑन अ बेटर इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अ, और जब ये 1960 और इसका रेफरेंस उन्होंने इसलिए किया है कि जब ये 1962 की वॉर आई तो उस समय भी चाइनीज़ हैड अ बेटर इंफॉर्मेशन नेटवर्क देन इंडिया। इन्होंने इसमें कहीं पे एक रेफरेंस कई बार आया है क्योंकि हेंडरसन ब्रूक्स का जो रिपोर्ट थी, उसको ऑफ़िशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक पब्लिश नहीं किया, उसके कुछ पार्ट्स कभी-कभी पार्लियामेंट में ले किए गए, लेकिन उसकी पूरी वो नहीं है ऑफ़िशियली। कुछ हिस्से किसी-किसी के पास हैं, मुझे भी किसी ने कभी दिया था, कुछ हिस्से हैं, लेकिन वो नहीं है। और इसमें मानकेकर साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कॉल की पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी का भी रेफरेंस दिया और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे भी काफ़ी इन्होंने काफ़ी लोगों से पोस्ट 62 बातचीत भी की है, इंटरव्यू भी किया है। ये रेफरेंस ये इसको एक फ्लो में बताते हैं कि जब पार्टीशन के बाद इंडियन आर्मी का बँटवारा हुआ, अंग्रेज़ अफ़सरों ने विथड्रॉ कर लिया और वो ये मान के गए थे कि अब इंडियन आर्मी कोलैप्स हो जाएगी क्योंकि जो ऑफ़िसर जो उनको वो देते थे, एज देते थे, वो चले जा रहे थे। लेकिन इंडियन आर्मी ने एक बहुत ब्रिलियंट काम था 1947 का युद्ध जिसमें कश्मीर को हमने बचाया और फिर हैदराबाद और गोवा का लिबरेशन। इसके बाद ये मैं प्रीफेस की बात कर रहा हूँ, इसके बाद वो आ जाते हैं ऑक्यूपेशन ऑफ तिब्बत इन 1950 फिर साइनिंग ऑफ 1954 साइनो इंडियन ट्रीटी जिसको पंचशील पैक्ट के नाम से कहा गया और फिर वो बताते हैं कि कैसे फोकस ज़्यादा हो गया था देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और ये जो डिफेंस था वो लो प्रायोरिटी हो गई थी डिफेंस की, उनके मॉडर्नाइजेशन की खासकर। और नेहरू जिस ढंग से देख रहे थे, वो और नेहरू और देश भी वो इंडियन आर्मी का नया रोल वर्ल्ड पीस की तरफ ज़्यादा हो गया था और कोरिया में जैसे जो पीस फोर्सेस थी, उसकी चेयरमैन इंडियन आर्मी थी। फिर इंटरनेशनल कंट्रोल कमीशन इन इंडो चाइना था, उसकी प्रेज़िडेंटशिप हमारे पास थी, इत्यादि-इत्यादि। लेकिन फिर 1960 में हम इस नीच से जगते हैं, 1962 की लड़ाई में हम हार होती है और फिर एक वन साइडेड सीज़ फायर हो जाता है।
और उस युद्ध में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सिलसिलेवार उन्होंने समझाया। चैप्टर 1 है ऑफरिंग द अदर चीक, दूसरा गाल देना। इसमें प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश की चीन नीति क्या थी? 1914 में जब ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ शिमला में, जब इंडिया, चाइना और तिब्बत उसके हस्ताक्षर किए, चीन की सरकार ने उसको बाद में रेटिफाई नहीं किया। और टेक्निकली प्री इंडिपेंडेंस उस समय इंडिया और तिब्बत का जो बॉर्डर था, इसको मैकमोहन लाइन बोला गया, क्योंकि इंडिया की तरफ से इसको सर आर्थर हेनरी मैकमोहन ने, जो ब्रिटिश अफसर थे, हम लोग ब्रिटिश मतलब का राज था उस समय, उन्होंने इसको साइन किया था, उसी वजह से इसका नाम मैकमोहन लाइन भी पड़ा। 1944 में भी तिब्बत का एक प्रोटेस्ट था कि इंडिया की ट्रूप्स, उस समय जो ब्रिटिश इंडिया की ट्रूप्स तेस्ला और वोलोंग एरिया में उपस्थित थी, और उन्होंने इसका दर्ज किया। और भारत सरकार द्वारा पहले भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो 1949 में सबसे पहले हम लोग की सरकार थी, हिंदुस्तान की सरकार, आजाद देश में, हमें 1947 में आजादी मिली। 1 अक्टूबर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, और उसको रिकॉग्नाइज करने वालों में और यूएन में उसकी वकालत करने वालों में हिंदुस्तान पहला देश, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू थे। हमने 30 दिसंबर को उस पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज कर दिया था। और दूसरा चांग काई शेक वाला जो चाइना था, उसको हम लोग नहीं मानते थे। 1950 में तिब्बत को चीन ने ऑक्युपाई किया। 1954 में हमने पंचशील पैक्ट साइन किया, जिसमें चीन भारत के बीच एक तिब्बत के ट्रेड रूट आदि की बात में थी। इंडिया ने चाइना के मतलब चाइना के ऊपर उसके आधिपत्य को एक तरह से रिकॉग्नाइज ही कर दिया था। फिर इंडिया ने एक एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि तिब्बत में हमारी 2 पोस्ट थी, यातुंग और ज्ञानसे। देखिए, हो सकता है कि मैं इसके प्रोनाउंसिएशन में कहीं वो हूं, तो उसकी माफी आप मुझे दीजिएगा। यातुंग और ज्ञानसे में इंडिया के जो मिलिट्री स्क्वाड थे, उनको विड्रॉ किया। भारत की तिब्बत में, क्योंकि उस समय तक चाइना फिर ऑक्युपाई कर लिया, तिब्बत में जो हमारी पोस्ट, टेलीग्राफ और टेलीफोन की सर्विसेज थी, और जो हमारे रिसोर्सेज थे, वो भी हमने अपने ट्रांसफर करके चीन को दे दिए। अच्छा, अब उधर क्या था कि चीन में माओ का राज था, और माओ का बिल्कुल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन के अनुसार उन्होंने लार्जेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की, एट द एक्सपेंस अपने आदमी और अपने जो उनके बाकी चीजें थी उसको पीछे रखा, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे बड़ी आदमी बनाने के लिए। इधर हमारे यहाँ नेहरू जी थे, जो देश की आजादी के बाद सबसे मतलब प्राइम मिनिस्टर थे, सबसे बड़े नेता थे देश के। उन्होंने सत्यमेव जयते और पीस, वर्ल्ड पीस की बात करने लगे। चैप्टर 2 में बात आती है मैप मैनशिप फेज है, जिसको ऑथर ने कहा है। इसमें जो पास बिल्डअप थे, इंडिया की गतिविधियों पर चीन का प्रोटेस्ट करना, अ, उसमें आके रोड बना देना, पोस्ट बना देना, पर चाइना का ज्यादा जोर था। और चाइना इस समय लद्दाख में उसने पेट्रोलिंग भी हमारी एरिया में आके करनी शुरू कर दी। और एक क्या हुआ कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, उसके कुछ एरियाज में भी पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन कर ली। अब चैप्टर 3 में है नब ऑफ द प्रॉब्लम। 1955 में अक्साई चीन में हाईवे का काम चीन ने शुरू कर दिया था। 1959 में लोकसभा में ऑफिशियली पहली बार हमने स्वीकार किया कि ये हाईवे की बात को, और अप्रैल 1960 में नेहरू जी के निमंत्रण पर चाउ एन लाई का दिल्ली आना हुआ। ये 6 दिन की इन लोगों की बातचीत चली, लेकिन वो वार्ता असफल रही। और यही वो वार्ता थी जब चाउ एन लाई ने नेफा और अक्साई चीन की बात की थी, जो बार बार कहा था ना, उनका एक बार्टर था कि आप नेफा को हम रिकॉग्नाइज कर दे रहे हैं, जो चाइना मैकमोहन लाइन के पीछे रहेगा, नॉर्थ की तरफ रहेगा, पर अक्साई चीन में वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो था, क्योंकि वो अपनी रोड बना चुके थे, उनका कहना था कि नहीं, इसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए। इंडिया का कहना ये था कि भाई, ये नेफा भी तो है ही हमारा, और ये जो आप अक्साई चीन की बात कर रहे हैं, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आपने साइन किया, वो तो हमारा हिस्सा है। इसलिए वो उसको नेहरू उस पर राजी नहीं। नेहरू के ऊपर बहुत पब्लिक प्रेशर था, और उस समय नेहरू को फिर एक एक वक्तव्य देना पड़ा सार्वजनिक कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। अब यही वो पीरियड था जब चीन ने नेपाल पर भी डोरे डालने शुरू किए, काठमांडू में एक सेपरेट एम्बेसी खुली। अभी तक क्या होता था कि इंडियन जो एम्बेसडर, इंडिया में जो चाइना का एम्बेसडर होता था, वही नेपाल को भी वो यहीं से हैंडल करता था।
लेकिन अब उन्होंने एक सेपरेट एम्बेसी भी नेपाल में खोली। चैप्टर 4 का नाम है डाई इज कास्ट। लद्दाख में चीनियों की घुसपैठ हो रही है। इंडिया की फॉरवर्ड पॉलिसी 1961 में नेहरू ने उसको बहुत एग्रेसिवली शुरू किया। चाइना ने हमारे जो ड्रॉपिंग जोन थे, जहाँ पे हम अपने रसद और चीजें ड्रॉप करते थे और जहाँ से फॉरवर्ड एरिया में उसकी आगे की मतलब हेड लोड पे या पीठ पे करके उसको आगे सप्लाई होता था, उन ड्रॉपिंग जोन्स को चाइना ने ऑक्युपाई करना शुरू किया, जिससे हमारी फॉरवर्ड पोस्ट की सप्लाई लाइन कट जाए। तो मतलब वो चाइना का बिल्कुल साफ था। उस समय मैं कुछ लोगों का नाम इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लोग थे। जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड उस समय लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह की थी। उनकी उन्होंने एक वार्निंग दी, लिखित दिया, जिसके ऊपर बैठक भी हुई दिल्ली में, लेकिन उनका जो सजेस्टेड एक्शन प्लान था वो नहीं माना गया। चैप्टर 5 है द फोनी वॉर एंड्स। द फनी वॉर, माफ कीजिएगा, द फनी वॉर एंड्स। नाम देखिए, नाम जानबूझकर मैं इसलिए ले रहा हूँ कि उस समय का जो सरकार का आदेश था, जैसे उसने कहा था खाली कराओ, इसको खाली कराओ, फॉरवर्ड पॉलिसी। अब आपकी प्रिपेयर्ड है नहीं आप, आपके पास उतना ना मैन पावर है, ना रसद है, ना मैन मटेरियल, कुछ नहीं, और आप कह रहे हैं खाली कराओ। ये सितंबर 1962 में। इंपॉर्टेंट 2-3 लोग इसलिए हैं कि वो आपको समझना होगा। 33 कोर कमांडर जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा, जो आज का नॉर्थ ईस्ट है, जिसमें नेफा इंक्लूडेड था, असम सब, उसको कमांड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल उमराव सिंह। ब्रिलियंट ऑफिसर, बहुत ही मतलब इज्जत वाले, स्ट्रेटेजिकली वेरी साउंड, गुड सोल्जर। उनका और 4th डिवीजन के उनके ये तो कोर लेवल पे हो गया, और डिविजनल लेवल पे उनकी जो एक डिवीजन थी, उस 4th डिवीजन के कमांडर थे मेजर जनरल निरंजन प्रसाद। इनको जब सरकार ने इस तरह की बातें कही कि ऐसे कराओ, तो उन्होंने कहा ये इट इज नॉट पॉसिबल। अब ये सरकार को थोड़ा दिक्कत होने लगी, क्योंकि ये सब लोग दिल्ली में बैठ के सारी चीजें हो रही थी। 4 सितंबर 1962 में जनरल थापर ने सरकार को ब्रीफ किया कि, और उन्होंने कहा कि नेफा में वो किसी भी आर्म फोर्स के अगेंस्ट थे। जनरल थापर, ये जनरल थापर वही हैं जो अपने करण थापर साहब के पिताजी, हिंदुस्तान के अकेले जनरल जिनको बाद में रिजाइन, मतलब 62 की वॉर में उनको रिजाइन करना पड़ा, नहीं तो आज तक किसी जनरल ने रिजाइन नहीं किया है। फिर उस समय का ऑथर ने काफी चीजों को कवर किया है कि चाइना कैसे लाउड स्पीकर लेके आते थे चाइनीज के वो, और हिंदी चीनी भाई भाई, और हिंदी में ये सब बात वो कहते थे लाउड स्पीकर पे, ये जमीन हमारी है, तुम वापस चले जाओ, इस तरह की बातें कर रहे थे। अब इधर क्या हुआ कि जब लेफ्टिनेंट जनरल उमराव सिंह का ये था कि भाई ऐसे नहीं हो सकता है, तो अब ये जो लेफ्टिनेंट जनरल कॉल हैं, जिनके बार बार इनका रेफरेंस आएगा, आप अगर कहीं भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनको सबसे बड़ा विलेन माना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल कॉल, एक नई रेस की गई, एक नई कोर 3 अक्टूबर 1962 को 4th कोर रेस की गई, और उसके कमांडर बनाए गए लेफ्टिनेंट जनरल कॉर। और ये जो थी, इसको 33 कोर से केवल नेफा को निकाल लिया गया, और ये कहा गया कि नेफा के लिए ये स्पेसिफिक कोर रेस की गई है 4th कोर, और इसके कमांडर बन गए लेफ्टिनेंट जनरल कॉल। फॉर्मल चाइनीज अटैक अब ये चल रहा था, और जैसे ये हुए जनरल कॉल तुरंत फॉरवर्ड उसमें चले गए। हालांकि वो भी है कि 3 दिन उनको हेलीकॉप्टर और ये सब पैदल चल के 3 दिन फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने में लगे। लेकिन चाइना का एक, वो गोलाबारी चली रही थी, जो स्कमिश मतलब वो सब चल रहा था, तनातानी थी। लेकिन चाइनीज अटैक का जो फॉर्मल चाइनीज अटैक था, वो 10 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ। और जो जो बार बार चीन दिल्ली में बैठे हुए लोगों का जो ओरिजिनल ऑर्डर था कि ढोला से थ्रो आउट चाइनीज फ्रॉम ढोला, ये था, उसको चेंज किया गया जब ये वॉर शुरू हुई, होल्डिंग ढोला अगेंस्ट चाइनीज। ये एक मेजर शिफ्ट था, क्योंकि ये सारे जनरल कहते थे जो ज्यादा जमीनी हरकत से, कि ये पॉसिबल नहीं है। अक्टूबर 1962 में नेफा में चाइना के ने 4 डिवीजन के, उनकी 4 डिवीजन थी नेफा के एरिया में, हमारी 1 डिवीजन थी। ये जानना इसलिए जरूरी है कि नॉर्मली जब आप चैप्टर 6 पे आ जाते हैं, डिसग्रेस अबाउंडिंग, इसमें ये भी बताया कि कैसे नॉर्मली जब कोई अटैक कर रहा होता है, अटैक के मोड में होता है, तो उसका 1 के मुकाबले 3 उसके पास होने चाहिए, मतलब 1:3 का रेशियो होना चाहिए। 1 डिवीजन तो उसके पास 3 डिवीजन हो, 2 डिवीजन तो 6 डिवीजन हो। ये नॉर्मल दुनिया का रूल है। लेकिन माओ ने कहा था कि नहीं,
1 के मुकाबले 5, वो अपनी जो स्ट्रेंथ थी ही वाज प्लेइंग ऑन दैट, जो उनकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थी, ही वाज प्लेइंग ऑन दैट। और इसमें फिर पूरा डिटेल है कि कैसे चाइना ने ओवररन कर दिया पूरे हिंदुस्तानी बाहर की पोस्ट को, नेफा में खास करके, और कैसे कृष्ण मेनन ने 30 अक्टूबर 1962 में रिजाइन किया। ये भी एक इंसिडेंट है और ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। राधा कृष्णन साहब उस समय प्रेसिडेंट थे, वो फॉरवर्ड पोस्ट तक गए थे। 8 नवंबर 62 को नेफा में उन्होंने फौज को फॉरवर्ड उस एरिया में जाके एड्रेस किया था। और एक ये भी है कि जब ये सब हुआ था तो जो दुनिया का वो था, वो हिंदुस्तान ने मदद मांगी थी यूएस यूके से, खास करके 26 अक्टूबर को ये लेटर देखे गए, तो 3 नवंबर को यूएस की जो फर्स्ट आर्म सप्लाई थी वो हिंदुस्तान आ गई थी। हालांकि फॉर्मली जो जो पीस जो वो जो पैक्ट था, माफ कीजिएगा, जो फॉर्मल पैक्ट था वो 14 नवंबर को साइन हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी वो भेजना शुरू कर दी थी, सप्लाई भेजनी शुरू कर दी थी। चैप्टर 7 है ट्रेजेडी रीचेस क्लाइमेक्स। लेफ्टिनेंट अब इस बीच क्या हुआ था कि लेफ्टिनेंट जनरल कॉल, जो जिनके लिए फोर्थ कोर बनी और उन्होंने कहा था मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, जैसे ही 10 अक्टूबर को लड़ाई शुरू हुई, उनका एक ही 2 दिन बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। वो वहां से वापस आ गए। वो भी एक कंट्रोवर्सी है कि वो उनकी कितनी तबीयत खराब थी कि नहीं थी, क्या थी, कि वॉर देख के उनकी थोड़ी हालत खराब हो गई। वो आके दिल्ली में आराम करने लगे। उनकी जगह नए कोर कमांडर बने लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह। हरबख्श सिंह पुराने फाइटर थे, और उनकी पलटन वहां थी, जो जिस पुरानी पलटन को उन्होंने लीड किया था। बहुत उत्साह था, लेकिन कॉल साहब तक फिर ठीक हो गए और उनको तो मतलब अच्छा। और इस बीच क्या था कि चाइना ने पहला असॉल्ट करके थोड़ा रेस्ट किया था, उसको थोड़ा लल था। इनको लगा कि नहीं, ये कॉल साहब फिर पहुंच गए 4 नवंबर को, नहीं, नहीं मैं होऊंगा, और फिर ये कोर कमांडर बन गए। और फिर इन्होंने ऐसे निर्णय करने शुरू किए जो ग्राउंड और शायद मिलिट्री के हिसाब से बहुत साउंड नहीं थे। फिर लद्दाख में चाइना को कैसे ऑक्युपाई किया, चुशुल की बैटल 21 नवंबर की, जो फेमस मेजर शैतान सिंह बैटल है, उसको इसमें कवर किया गया है। और नेफा में कितने उल्टे सीधे ऑर्डर दे रहे थे, और खास करके लेफ्टिनेंट जनरल की कमांड में ये सब हो रहा था, वो सब था। अ, उसमें उसमें जो ऑथर का कहना यह है कि चाइना जो था वो ज्यादा इंटरेस्टेड था अपनी जो क्लेम लाइन, जो कहता था कि यहां तक मेरी सीमा है, उस तक पहुंचने के लिए, रादर देन कैप्चरिंग द टेरिटरी। वो अपने एक्सपेंशन से ज्यादा वो अपनी क्लेम लाइन तक पहुंचना उसका ध्येय था। चैप्टर 8 में वेयर एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, इस चैप्टर का नाम है। और इसमें कि कितनी भारी टैक्टिकल और ऑपरेशनल मिस्टेक हुई हैं। इनएडुकेट ट्रेनिंग, हथियार नहीं है आपके पास, वर्दी नहीं है, और आप उसके बाद युद्ध में जा रहे थे। और क्यों और फिर एक एक वो आया है कि क्यों चाइना वॉर को एकदम से, जब वॉर आ गई तो वो जब चल रहा था एकदम से खत्म करना चाहता। उसके कारण है, नवंबर में बर्फ पड़ने लगी थी, चाइना के लिए भी अब मुश्किल हो गया था बर्फ में इस वॉर को चलाना। दूसरा ये था कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब लोग हिंदुस्तान की मदद के लिए आ गए थे, और वो हथियार हथियार देना शुरू कर दिए थे। वर्ल्ड ओपिनियन जो था वो चाइना के अगेंस्ट जा रहा था। इवन रशिया, जिसको उसको उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट देश है तो उनकी मदद करेगा, वो भी उसके अगेंस्ट था। और एक चीज और है, क्योंकि नेफा के क्लेम और लद्दाख, अब बेसिकली क्या था कि नेफा का क्लेम, लद्दाख की, ये सब चीजें वो बात कर रहा था। हिंदुस्तान के लिए एक और सबक लेने वाली बात ये थी, जो एफ्रो एशियन हम लोगों ने, बैंडुंग की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जवाहरलाल नेहरू उस पर बहुत उत्साहित थे कि एक बड़ी चीज हो रही है, नॉन अलाइन मूवमेंट था। उसकी 55 कंट्रीज, उस एफ्रो एशियन 55 कंट्रीज ने केवल 2 हमारे सपोर्ट में आई थी खुलेआम। 18 को काफी कहने सुनने के बाद वो हमारे सपोर्ट में खड़े हुए थे, उस 55 में। नवंबर 21 का सीज फायर होता है। सीज फायर लाइन में चाइना की डिमांड थी कि, अब इसमें क्या कहता है चाइना जब सीज फायर करता है, कि स्टेटस को एज ऑन नवंबर 59, और हम चाहते थे एज ऑन सितंबर 1962। अब आपको ये इसको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। होता क्या था कि नवंबर 59 तक हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, हमने कोई अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं बनाई थी हमारे। लेकिन नवंबर 59 और सितंबर 62 के बीच में हमने आगे के बढ़ के अपनी चौकियां भी बनाई थी, हमारी पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई थी, हम फॉरवर्ड मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम काफी एक्टिव थे। चाइना कहता था नहीं, नवंबर 59 की बात करिए, ये सितंबर से 1962 नहीं चलेगा। वॉर का एक और लक्ष्य था चीन का, और वो था ये स्टैब्लिश करना
इसको कहते हैं ना, हु इज द बॉस इन दिस अफ्रो एशियन एंड नॉर्थ ईस्ट, का कौन बॉस है? और वो उसने मेरे ख्याल में अचीव कर लिया था। ये लेखक कहता है कि उसने वो अचीव किया, क्योंकि उसने अपनी सुप्रीमेसी को उस 1962 वॉर में दुनियाई के सामने नहीं, इस रीजन में भी एस्टैब्लिश कर लिया। फिर अफ्रो एशियन नेशंस की एक बैठक होती है दिसंबर 1962 में सिलोन में, जो सिरमौर भंडारनायके जी उस समय थे, वो उसको लीड की थी। उनके बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, घाना और यूएआर, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, ये सब लोगों ने उसमें एक प्रपोजल दिया, लेकिन चाइना ने उन सब प्रपोजल को माना नहीं। चैप्टर 10 है मॉ शूट्स डाउन अ कैरियर। ये कैरियर जो शूट डाउन किया था, ये लेफ्टिनेंट जनरल बीएन कॉल की बात हुई है, जो बिजी कॉल कहे जाते थे। क्योंकि उनके बारे में वो जो एक ऑथर ने बताया कि वेल्स हेंगन ने लिखा है कि आफ्टर नेहरू हू, और उसमें इनका ये तक माना जाता था कि नेहरू के बाद बीएम कॉल तो जनरल तो बनते ही बनते हैं, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर की भी रेस में थे कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर भी शायद बन सकते हैं। इस चैप्टर में पूरी तरह से बीएम कॉल की क्या थे, कैसे मिस किए थे, कितना मिसमैनेज किए थे, और कैसे वो अपने नेहरू की अपनी नज़दीकियों को करके कैसे वो अपना करियर उन्होंने वो किया था। लैक ऑफ उनका सोल्जरिंग एक्सपीरियंस और एक और वहाँ अच्छा है, मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर ले रहा हूँ कि रोमेल की जब सेनाएँ हारी थी जर्मनी की, जब वापस रिट्रीट शुरू हुआ था जर्मनी और इटली की फ़ौजों का, और रोमेल उसको जब हेड कर रहा था, तो उसने उस रिट्रीट में खुद लीड किया था, जिसकी वजह से मिनिमम कैजुअलिटी हुई थी। यहाँ हमारे जनरल साहब भाग गए थे खुद ही, मतलब वो कभी बीमारी का बहाना, कभी पीछे से अजीब-अजीब तरह के ऑर्डर दे रहे थे। चैप्टर 11 है द ग्रेट इल्यूजन। ये इसलिए कहा गया है कि नेहरू का जो पोस्ट, जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू का ये मानना था कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कोई वॉर नहीं होगी। जो यूनाइटेड नेशन है वो सबको ठीक से रखेगा शांति के साथ, और नेहरू ये मान रहे थे कि जो पर्सनल डिप्लोमेसी है वो शायद ज़्यादा काम करेगी बनस्पत इस मिलिट्री पावर के, और ये नेहरू का कैलकुलेशन गलत था, क्योंकि लोग तो अपनी ताकत बढ़ा ही रहे थे। चैप मतलब ये जो गिल्टी मैन जब शुरू करते हैं तो उन्होंने पहले, अब यहाँ से ये चैप्टर 10 से पहले बीएम कॉल, फिर नेहरू का क्या-क्या उनकी उन्होंने गलतियाँ की थी। फिर उन्होंने वीके कृष्ण मेनन जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके बारे में चैप्टर 12 है डायनामिक मिनिस्टर। गिल्टी मैन में ये भी आ रहे हैं, लेकिन एक 5 साल ये जब युद्ध शुरू हुआ उसके 62 से 5 साल पहले ये डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे। ये भी फैक्ट है कि डिफेंस को थोड़ा ये डिफेंस के ऊपर मुख्य विमर्श में लाने की कोशिश किए थे, उसके ऊपर थोड़ा फोकस ज़्यादा हुआ था। लेकिन ये भी कहा है ऑथर ने कि सिंस वो 5 साल पहले डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे, ही ओज़ एन एक्सप्लेनेशन टू द कंट्री, क्योंकि इतनी इल प्रिपेयर्ड हम कैसे थे। अ, एक एक उसका कारण इन्होंने ये भी बताया वीके कृष्ण मेनन का, वीके कृष्ण मेनन की लीनिंग थोड़ी कम्युनिज्म की तरफ थी, और वो हरदम ये मानते थे कि चाइना हमारा ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, और चाइनीज़ थ्रेट को वो अंडरप्ले करते थे। चैप्टर 13 है सर्विस चीफ्स नाइटमेयर। ये मेनन की बात को एक्सटेंड किया गया है। मेनन जब आए तो वो बहुत ही डायनामिक थे, बहुत ही टावरिंग पर्सनैलिटी थी। तो वो फौज में जब आए तो जूनियर सीनियर को लड़ाना, बाईपास करके सीधे किसी से बात करना। अच्छा, फौज और बहुत एक एक ऑर्डर में काम करती है। उनके एसओपी वो फिट है कि ऊपर से लाइन ऑफ ऐसे होगा, डायरेक्शन ऐसे चलेगा, ऐसे बात होगी, लेकिन उसको ये कट शॉर्ट करते थे कभी-कभी। इनका जनरल थिमैया से वो फेमस विवाद है, जो रिजाइन किए थे, फिर वापस वो नेहरू के कहने पे रिजिग्नेशन लेटर वापस लिए। और इनका एक जनरल कृष्ण मेनन का जो एक दिक्कत थी कि जो हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स, वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स थे उस समय इंडियन आर्मी के, उनके साथ इनकी इनका हरदम छत्तीस का रहता था। जनरल थिमैया, लेफ्टिनेंट जनरल थोराट, जनरल चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल सेन, लेफ्टिनेंट जनरल मानेकशॉ, लेफ्टिनेंट जनरल वर्मा, ये ऑथर ने ठीक से लिखा है, और इनकी एक समस्या रहती थी उनसे। चैप्टर 14 है अ कांट डू इट आर्मी हेडक्वार्टर। अब वो जो आर्मी हेडक्वार्टर था उसके बारे में लिखा है टोटल, मतलब वहां कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, बिल्कुल अफरा-तफरी रहती थी। कौन क्या, क्योंकि बीएम कॉल अपने को मानते थे कि मैं बहुत पीएम का खास हूँ, मैं डिफेंस मिनिस्टर का खास हूँ, तो वो जल की अथॉरिटी को उतना नहीं मानते थे, इत्यादि। ये उसमें है। चैप्टर 15 में है अमंग द गिल्टी। तो अमंग द गिल्टी में उन्होंने, क्योंकि कुछ नाम नहीं, तो उन्होंने सीआईबी जो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो उस समय का था, उन्होंने कहा इट इज वाज वेरी पुअर, एंड ये उनका एक बड़ा फेल्योर था।
मलिक साहब का नाम नहीं लिया है कहीं उन्होंने, लेकिन सीआईबी को उन्होंने ठीक से बताया है और उन्होंने वो भी बताया है कि जो जेबी कृपलानी साहब थे, आचार्य कृपलानी जिनको हम लोग कहते हैं, बड़े नेता भारतीय जनता आंदोलन के, उनकी स्पीचेस भी उन्होंने की हैं, जहाँ पे वो जैसे प्री 62 वो डिफेंस बजट को बढ़ाने की जब बात होती है, तो वो स्पीच देते हैं, नहीं-नहीं क्या ज़रूरत है और ये वेस्टेज है और इसकी क्या ज़रूरत है देश में, इत्यादि, इत्यादि। चैप्टर 16 इज़ समिंग अप उसमें उन्होंने किया है और उनका कहना ये है कि हेंडरसन ब्रुक्स की जो कमिटी का जनरल कॉल उन्होंने सब उसका लिखा है, लेकिन उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जनरल हेंडरसन ब्रुक्स की कमिटी बनी इसलिए थी ये कि किस कारण से हिंदुस्तान भारत की हार हुई है और उसको उसके उपाय क्या हो सकते हैं जिससे आगे रिपीट ना हो। लेकिन उसमें चूँकि हेंडरसन ब्रुक्स और जो बाकी ये लोग जूनियर थे जनरल कॉल के, तो जनरल कॉल बार-बार कह रहे थे, "भाई मुझे भी बुला के इसमें आप मेरी विटनेस लीजिए, मुझसे भी बात करिए।" उनको इनके कहने के बाद भी नहीं बुलाया गया था, जबकि 4th कोर के कमांडर वही थे। और एपिलॉग जब वो लिखते हैं, तो ये मैं इसलिए आपको पढ़ दूँ, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मेरे ख्याल में ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसको ऑथर ने बहुत अच्छे से लिखा है। एपिलॉग में लिखते हैं कि उन्होंने ये किया है मतलब वो "अ रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी हैज़ देयरफॉर टू बी रेन्ड, इवन ट्रिम्ड टू मेजर अप विद द कंट्रीज़ डिफेंस रिसोर्सेज़।" नेहरू खुद फॉरेन मिनिस्टर रहे, पूरे आज जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे उन्होंने फॉरेन तो बहुत आप अच्छे फॉरेन मिनिस्ट्री अगर आपको बनाएँ कि ऐसे करेंगे, दुनिया को ऐसे ठीक करेंगे, उसका कहीं न कहीं मैच डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस के साथ होना चाहिए। आई विल अगेन रिकमेंड जिसको डिफेंस का और थोड़ा इंडियन वॉर का ये है और जानना चाहता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके लिए ये किताब इज़ अ मस्ट रीड डी आर मानकेकर की। थैंक्स सो मच। अगले हफ्ते किसी नई बुक के साथ। धन्यवाद।